नमस्कार साथियों, तो रावटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज की हम इस ज्योग्राफी की क्लास में देखेंगे विगत क्लास से आगे की कड़ी को, और पीछे विगत क्लास में हमने देखा था अक्षांश देशांतरों में अक्षांशों की स्थिति को। तो आज हम देखने वाले हैं देशांतरों। तो देशांतर क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखें देशांतरों की स्थिति क्या होती है। तो देशांतर क्या है, इसको जानें। देशांतर, तो सबसे पहले हमने अक्षांशों की स्थिति को भी देखा था कि अक्षांश होते हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली क्षैतिज जो रेखाएं हैं उनको कहा जाता है अक्षांश। और देशांतर होते हैं बिल्कुल इनके विपरीत होते हैं। तो हम कह सकते हैं काल्पनिक रेखाएं, अर्थात वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं, दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची जाने वाली लंबवत रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। ये देशांतरों की स्थिति होती है। अर्थात देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो ध्रुव से ध्रुव को मिलाती हैं, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हुए खींची जाने वाली एक जो लंबवत रेखा होती है उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। ये भी काल्पनिक होती हैं अक्षांशों की तरह। तो हम यहाँ देखिए विस्तार की स्थिति की भी चर्चा करें तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात होती है खींची जाने वाली लंबवत रेखाएँ। तो ये लंबवत रेखाएँ होती हैं, इनका विस्तार हम देखें तो सबसे पहले तो हम खींची जाने की स्थिति के बारे में चर्चा करें। ये खींची जाती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, लेकिन विस्तार होता है तो यहाँ थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करना। ये हमारी कोई भी एक काल्पनिक रेखा है जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इसको, इस बिंदु को 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और इसको कहा जाएगा दक्षिणी ध्रुव। अब ये ध्रुव से ध्रुव को मिलाती है, इस ध्रुव को भी कहा जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी वो देशांतर रेखाएं किस प्रकार से खींची जाएंगी, इस प्रकार से खींची जाएंगी। ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। ये हमने कुछ देशांतरों को खींच करके देखा है, ये देशांतर रेखाएं हैं। ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ ये खींची जाने की स्थिति थी, अर्थात ध्रुव से ध्रुव को मिलाती हैं, लेकिन जो ही एक के बाद हमने नेक्स्ट ली और एक के बाद में नेक्स्ट ली, इसके बाद में हमने आगे वाली ली, इसके बाद में हमने आगे वाली ली, तो इनका विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे साथियों, विस्तार पर प्रश्न आता है। देशांतरों का विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है तो विस्तार कौन सी दिशा में होता है, विस्तार होता है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व में इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ देखिए इस रेखा से हम इस प्रकार से फिर इस प्रकार से खींचते जा रहे हैं तो विस्तार हो रहा है पूर्व की ओर, विस्तार पूर्व की ओर। और इस क्रम में अगर हम देखें तो इसके बाद नेक्स्ट स्थिति, इसके बाद नेक्स्ट स्थिति और इसके बाद आगे की स्थिति है, ये विस्तार करती जा रही है पश्चिम में। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट तथ्य निकलता है कि ये ध्रुव से ध्रुव को तो मिलाते हैं, लेकिन इनका विस्तार हमेशा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो देशांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत होती हैं।
लेकिन खींची जाती हैं ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए। तो इस प्रकार से अगर हम इनकी चर्चा करें तो संपूर्ण जो देशांतरीय विस्तार है वो हमें संपूर्ण ग्लोब पर किस प्रकार से दिखाई देता है, तो सबसे पहले हम यहाँ ग्लोबीय स्थिति के साथ चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इनका जो विस्तार है वो विस्तार पश्चिम की ओर हो रहा है और इधर जो विस्तार है ये पूर्व की ओर हो रहा है। अब यहाँ हम देखने वाले हैं कि देखिए देशांतरों का विस्तार ग्लोब पर किस प्रकार से पाया जाता है। तो ग्लोबीय स्थिति को जानिए, ये संपूर्ण एक ग्लोबीय स्थिति है और इस ग्लोबीय स्थिति पर देशांतर किस प्रकार से पाए जाते हैं। देखना साथियों, इसको देशांतरों का जो विस्तार है हमने देखा ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं। तो ये हमने ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची है और इस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है विश्व का प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा। तो इसी का दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान देंगे ग्रीनविच रेखा की स्थिति में कि ये जो ग्रीनविच रेखा है अर्थात जो देशांतर हैं उन देशांतरों की स्थिति इस प्रकार से हमने देखी है कि एक देशांतर जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींचा गया था, उस प्रकार से ये अगले देशांतरों की चर्चा करते हैं कि इस प्रकार से मिलाते हुए खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं ये देशांतर होंगी। हम इसी प्रकार से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली उसी काल्पनिक रेखा की बात कर रहे हैं जो ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है। आगे हम करें नेक्स्ट की बात, तो इस प्रकार से खींची जाने वाली जो देशांतर रेखाएं हैं ये सभी क्या हैं, ये ध्रुव से ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती हैं। इसी प्रकार से हम पश्चिम में खींची जाने वाली इस देशांतर रेखा की बात करें, फिर आगे इसी क्रम में अगर हम बढ़ते चलें तो इस प्रकार से इनका विस्तार होता चला जाता है और ये पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। इस दिशा में इनका जो विस्तार होता चला जाएगा इनको पश्चिमी देशांतर के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से इनका विस्तार होता चला जाता है। अब साथियों ध्यान देंगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट तथ्य के रूप में आता है कि देशांतर रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है और इस बीचों बीच खींची गई रेखा को ग्रीनविच शहर से माना जाता है। अर्थात ग्रीनविच शहर से होकर खींची जाने वाली देशांतर रेखा जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, यही 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये विश्व का प्रधान समय रेखा कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारक रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारक रेखा कहा जाता है जो कि ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और ग्रीनविच शहर ब्रिटेन का एक शहर है। ग्रीनविच शहर है ये ब्रिटेन का एक शहर है। तो ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली स्थिति जो कि देशांतर की है इसे कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर, जो कि विश्व का प्रधान समय निर्धारक माना जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रधान यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। अब देखिए इस 0 डिग्री से हम दोनों ओर बात करें, इधर पूर्व की ओर इधर पश्चिम की ओर, तो इनका विस्तार क्रम से यहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद की स्थिति पृथ्वी की गोलाकार स्थिति होने के कारण दिखाई नहीं दे पा रही है, तो इसके पीछे भी क्रम से इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। किस प्रकार से खींची जाती हैं, इस प्रकार से खींची जाएंगी। इसको हम एक लंबवत अवस्था में देख लेते हैं, अर्थात इसको खोल करके हम विस्तार के साथ देख लेते हैं। देखिए कुछ इनका विस्तार इस प्रकार से होता है। अगर समतल कागज पर हम देखें इसको तो इस प्रकार से इनका विस्तार पाया जाता है। और ये विस्तार अगर हम मध्यवर्ती देशांतर की बात करें तो ये मध्यवर्ती देशांतर है, ये 0 डिग्री रेखा है।
0 डिग्री देशांतर रेखा, और इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे की ओर चलते जाएं तो इनका विस्तार इस प्रकार से होता चला जाता है। 0 डिग्री से पूर्व की ओर चलते हैं तो ये क्रम से 1 2 3 इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएंगी। अंतिम स्थिति में अगर हम देखें तो मध्यवर्ती स्थिति जो हमें दिखाई दे रही है 90 डिग्री, और अंत में चलें तो 180 डिग्री देशांतर तक इसका विस्तार है। इस 180 डिग्री देशांतर की स्थिति और इधर 90 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर की स्थिति इस प्रकार से पाई जाती है। जब हम बात करें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर पड़ने वाले सभी जो देशांतर हैं इनको कहा जाता है पूर्वी देशांतर। ये सभी देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। इनके पश्चिम में पड़ने वाले सभी देशांतरों को हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर ये स्थिति पाई जाती है। अब हम देखेंगे ये जो 0 डिग्री मध्यवर्ती देशांतर है इसी को हमने यहाँ देखा है क्या है, ग्रीनविच रेखा है, अर्थात इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो हम लिख देते हैं इसको, ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा, जो कि ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। और साथियों इस ग्रीनविच रेखा का जो विस्तार है वो पाया जाता है अटलांटिक महासागर में, अर्थात ये ग्रीनविच रेखा है ये अटलांटिक महासागर में फैली हुई है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखिए जब देशांतरों की बात होती है तो ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के दौरान इसको निर्धारित किया गया। इस निर्धारण की जो स्थिति थी, इस निर्धारण को हमने इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि संपूर्ण दुनिया का एक समय होना चाहिए, और वो समय है वो किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए इसके लिए हमें देशांतरों की आवश्यकता पड़ी। और इन देशांतरों में हमने सबसे पहले देखा तो मध्यवर्ती देशांतर लिया, और इस मध्यवर्ती देशांतर को कहा जाता है ग्रीनविच देशांतर या 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारक रेखा। अब देखिए साथियों इनकी हम संख्या की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है इससे कुछ स्थिति पूर्व की ओर है, कुछ स्थिति पश्चिम की ओर है। इस प्रकार से इनका जो विस्तार पाया जाता है वो विस्तार 180 डिग्री पूर्व की ओर होता है। तो इसको हम कहते हैं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसको कहा जाता है वेस्ट लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ ध्यान देंगे इनके विस्तार की जो स्थिति होती है वो कितनी होती है। तो कुल जो देशांतर रेखाएं हैं, कुल देशांतर रेखा, तो कुल देशांतरों की स्थिति होती है 360 होती हैं। किस प्रकार से होती हैं? 0 डिग्री के बाद अगर हम चलें 1 डिग्री, इधर भी चलें 1 डिग्री, इधर चलें 2 डिग्री, अगर हम यहाँ लिखें 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 2 लिखें, इस प्रकार से अगर आगे हम चलते जाएं तो यहाँ स्थिति आ जाती है 15 डिग्री की, इसके बाद में आ जाती है 45 डिग्री की, इसके बाद में आ जाती है 90 डिग्री की। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलें तो लास्ट हमारी स्थिति कहाँ आती है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की आती है। यही क्रम अगर इस प्रकार से इधर चलें तो ये 15 डिग्री की स्थिति आ जाती है, फिर 45 डिग्री की स्थिति आ जाती है, फिर 90 डिग्री की आ जाती है। 90 के बाद में साथियों इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे, 91 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, फिर अंतिम स्थिति में कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम? 180 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। ये विस्तृत स्थिति होती है। तो इनकी कुल संख्या होती है 360। अब देखिए हमने जब अक्षांशों की चर्चा की थी उस समय देखा था कि अगर हम 1 से लेकर के 180 तक चलेंगे तो 180 होंगे, और इधर 1 से लेकर 180 तक चलेंगे तो ये भी 180 होंगे। तो 180 प्लस 180 360 होते हैं। लेकिन इसमें 0 डिग्री जो कि 0 संख्या है ये भी एक रेखा है, तो इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? एक रेखा के रूप में काउंट होनी चाहिए। लेकिन साथियों अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी की स्थिति गोलाकार होने के कारण ये 180 डिग्री होती है, ये 2 न होकर के 1 होती है, कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। अगर हम बात करें
पृथ्वी की गोलाकार स्थिति की, तो ये पृथ्वी की स्थिति होती है और इस पृथ्वी की स्थिति में इसको कुछ इस प्रकार से देखा जाता है। देखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। देखिए, ये स्थिति हमारी पृथ्वी की पाई जाती है। ये स्थिति हमने देखी, ये स्थिति होती है, ये 0 डिग्री होती है। इस 0 डिग्री को कहा जाता है ग्रीनविच। पृथ्वी इस प्रकार से कुछ गोलाकार अवस्था में है। इस गोलाकार अवस्था में मध्यवर्ती जो देशांतर है इसको ग्रीनविच कहा जाता है। इस ग्रीनविच रेखा से जो ही हम पूर्व की ओर चलें तो पूर्व की ओर चलने वाले जो देशांतर होंगे ये 1 2 3 4 से होंगे। अंत में ये स्थिति यहाँ आगे की ओर चलती हुई 180 तक पहुँचेगी और यही स्थिति पश्चिम की ओर चलते हुए 180 तक पहुँचेगी। इस स्थिति में अगर हम खोल करके इसको देखा तो इस प्रकार से हमें कुछ व्यवस्थाएं दिखाई दी। ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, लेकिन ये दोनों गोल होने पर एक होती हैं। जब ये खोल करके हम देखते हैं तो इसको 180 डिग्री को पूर्वी कहा जाता है, इस 180 डिग्री को कहा जाता है पश्चिम, जो कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर है, इसको पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा। इस 0 डिग्री से 180 पूर्व की ओर है, इसको पूर्वी देशांतर कहा जाएगा। लेकिन एक होती है, इसलिए अगर हम 0 डिग्री को शामिल करते हैं तो यहाँ 180 डिग्री को हमें एक बार शामिल करना पड़ता है, इसलिए इनकी कुल संख्या होती है वो साथियों 360 होती है। तो कुल देशांतर कितने होते हैं? 360 देशांतर होते हैं। मध्यवर्ती जो देशांतर होता है 0 डिग्री देशांतर होता है। 0 डिग्री के विपरीत अभी हमने चर्चा की कि पृथ्वी कुछ इस प्रकार से गोल है, तो इस गोलीय अवस्था में 0 डिग्री के बिल्कुल जो विपरीत अवस्था होगी वो किसकी होगी? तो 0 डिग्री के बिल्कुल विपरीत होगा वो 180 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री के बिल्कुल विपरीत जो देशांतर होगा वो 180 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम बात करें, ये जो देशांतरी स्थिति है यहाँ देखेंगे, ये एक अर्धवर्ताकार स्थिति है। यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से देखना, ये एक अर्धवर्ताकार स्थिति में दिखाई दे रहा है। यही स्थिति यहाँ भी अर्धवर्ताकार स्थिति में दिखाई दे रही है। तो देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो अर्धवर्ताकार होती हैं, लेकिन हमने अक्षांशों के साथ चर्चा की थी कि अक्षांश होते हैं वो साथियों पूर्ण वृत्ताकार होते हैं, अर्थात देशांतर होते हैं वो अर्धवृत्ताकार होते हैं और अक्षांश होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं या पूर्ण वृत्ताकार होते हैं। तो हम यहाँ बात करें देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, वर्ताकार रेखाएं होती हैं। अब अर्धवर्ताकार पर क्वेश्चन आता है कि कौन से देशांतरों को अगर मिला दिया जाए तो पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है। तो साथियों, जिस देशांतर रेखा के बिल्कुल विपरीत देशांतर होगा, अगर उसको मिला दिया जाए तो पूर्ण वृत्त की स्थिति बनती है। अगर ये 0 डिग्री की स्थिति है, इस 0 डिग्री के विपरीत वाली स्थिति में अगर 180 डिग्री को मिला दिया जाए तो इस प्रकार से अगर हम पूरा चक्कर लगा करके देखें तो ये पूर्ण वृत्ताकार की स्थिति बनती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। उसी प्रकार से अगर आगे की स्थिति में चर्चा करें तो इससे 0 डिग्री से जो ही हम इधर चलेंगे 1 डिग्री, तो इधर वाला जो लास्ट होगा 179, ये मिलकर के भी पूर्ण वृत्त का निर्माण करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 90 के विपरीत 90 की स्थिति होती है, ये भी पूर्ण वृत्ताकार की स्थिति होती है। तो जो देशांतर बिल्कुल विपरीत अवस्था में होता है मिलकर के पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है, लेकिन देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे कि यहाँ का विशेष महत्व क्या है। तो यहाँ देखिए, देशांतर रेखाओं से जब हम पूर्व की ओर चलते हैं और पश्चिम की ओर चलते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी की जो स्थिति है वो बड़ी होने के कारण से सूर्य जब पृथ्वी जब सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, या ध्यान दीजिए, जब ये स्थिति विस्तृत होती है, इस विस्तृत होने के कारण से जब पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है तो एक समय सूर्य का भाग पृथ्वी के सामने होता है, तो वहाँ दिनी अवस्था होती है, या दिन दिखाई देता है, या दिन सूर्योदय होता है। जब इसके विपरीत भाग पर जहाँ सूर्य की स्थिति होती है ये सूर्य है और सूर्य की स्थिति यहाँ पृथ्वी के सामने है, और पृथ्वी का ये वाला भाग जो पृथ्वी है ये सूर्य का भाग है, इसके सामने वाले भाग पर तो दिन की अवस्था होगी। लेकिन जब पृथ्वी इस प्रकार से घूमती
हुई आगे आ जाती है तो इसका जो विपरीत भाग जो कभी सूर्य के सामने था, यहाँ रात हो जाती है, यहाँ दिन हो जाता है। तो इस अवस्था में एक स्थिति ऐसी बनती है कि एक स्थान पर सूर्य उदय होता है तो एक स्थान पर सूर्य अस्त होता है। अगर हम बात करें 0 डिग्री पर सूर्य पहली बार दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए इसके विपरीत बिल्कुल 180 डिग्री पर उस समय रात हो रही होगी। यहाँ सूर्योदय होता है तो वहाँ सूर्यास्त होता है, ऐसी स्थिति होगी। तो जब यहाँ अर्ध रात्रि होगी तो यहाँ विपरीत अवस्था में 180 डिग्री पर मध्याह्न होगा, अर्थात दोपहर की स्थिति होगी। साथियों कुछ इस प्रकार से भी देखेंगे इसको कि जो पृथ्वी की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रोटेट मार्ग में है, इस प्रकार से पृथ्वी गति कर रही है। अर्थात जो पृथ्वी की गति है वो किस अवस्था में पाई जाती है, तो यहाँ ध्यान देंगे पृथ्वी की जो गति है वो पाई जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की और पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर सूर्य दिखाई देगा तो साथियों कहाँ दिखाई देगा, पूर्व की ओर दिखाई देगा। तो हम यहाँ स्थिति पूर्व में सूर्य की अगर दिखाएं तो सूर्य कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ सूर्य की उपस्थिति होगी। अब अगर हम इसको 0 डिग्री पर मानते हैं या 180 डिग्री पर मानते हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत वाली स्थिति में रात्रि हो रही होगी, यहाँ सूर्योदय हो रहा होगा। अर्थात यहाँ सूर्योदय होगा तो यहाँ सूर्यास्त होगा। जो ही स्थिति की हम बात करते हैं कि सूर्य अगर यहाँ होता है या सूर्य जब इस स्थिति से आगे की ओर बढ़ता है तो हर एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। अर्थात यहाँ अगर ये 180 डिग्री है और ये 179 डिग्री है तो जब सूर्य 180 डिग्री से 179 डिग्री 179 पर जाएगा तो 4 मिनट का समय लेगा। और ये जो 4 मिनट का समय है, ये 4 मिनट का समय एक देशांतर को पार करने में लगता है। जब इससे आगे वाले पर जाएगा, अगर यहाँ हम बात करें कि ये 178 की लाइन है, ये 179 की है और इसके ऊपर अगर हम 178 की बात करें 178 तो 178 डिग्री पर पहुंचने में भी सूर्य को कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। और इस प्रकार से जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर आएगा 4 मिनट का समय लगेगा। और कितने डिग्री देशांतरों को पार करेगा, तो कुल देशांतर 360 होंगे, तो 360 डिग्री को पार करेगा, 24 घंटे में पूरा कर लेगा। तो 24 घंटे में किस प्रकार से पूरा कर लेता है कि जब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो 360 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि 0 डिग्री पर जब सूर्योदय हो रहा होता है तो सूर्यास्त कहाँ हो रहा होता है, 180 डिग्री वाली स्थिति में सूर्यास्त हो रहा होता है। अब यहाँ सूर्योदय की बात है तो सूर्योदय यानी दिन की उदय की स्थिति है, यहाँ रात्रि की स्थिति है, तो रात्रि कितनी तारीख की हो रही होगी, ये स्थिति इंपॉर्टेंट बनती है। तो याद रखना 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, चाहे वो पूर्वी हो या पश्चिमी हो, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल डेडलाइन कहा जाता है। इंटरनेशनल डेडलाइन, इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जानी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। संपूर्ण विश्व के समय को निर्धारित करने के लिए मध्यवर्ती देशांतर लिया गया, इस मध्यवर्ती देशांतर को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। ग्रीनविच शहर ब्रिटेन का है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय का निर्धारण करने के कारण इसको कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा या अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारक रेखा। तो इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारक रेखा।
अब ये ध्यान देंगे, जब ये स्थिति हम पूर्व की ओर चलते हैं तो यहाँ अगर हम सूर्योदय की स्थिति को माने तो पूर्व की ओर वो समय घट चुका होगा या वो समय बीत चुका होगा जब यहाँ होगी। अगर सपोज कीजिए यहाँ सूर्योदय की स्थिति है और सूर्योदय अगर 7 बजे हो रहा है तो इससे पहले वाले जो देशांतर जिसकी हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, इस 1 डिग्री पर 7 पहले बज चुके होंगे। कितने समय पहले बज चुके होंगे? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ 4 मिनट पहले, यहाँ 4 मिनट पहले 7 बज चुके होंगे, अर्थात समय क्या होगा? 7:04 हो रहा होगा। आगे वाले देशांतर की बात करें तो यहाँ 4 मिनट का फिर समय होगा तो 8 मिनट का होगा। अगले 3 मिनट की बात करें तो यहाँ 12 मिनट का समय होगा। तो ये 12 मिनट के समय इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, 180 डिग्री तक जाएंगे तो 12 घंटे बीत चुके होंगे। 12 घंटे बीत चुके होंगे। तो याद रखिए, जब हम पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो समय में वृद्धि होती है, अर्थात समय आगे होता है। पूर्व की ओर समय आगे होता है या आगे पाया जाता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर समय आगे होता है, इसको कहा जाता है समय प्लस में होना। समय प्लस में होता है। जब यही स्थिति हम पश्चिम की ओर देखते हैं तो जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो यहाँ वो समय होगा, अर्थात यहाँ 7 बज चुके हैं, यहाँ 7 बजेंगे, यहाँ और विलंब से बजेंगे, यहाँ और विलंब से बजेंगे। तो ये स्थिति जब पश्चिम की ओर चलते हैं तो समय पीछे होता है, समय पीछे होता है। और ये स्थिति होगी वो क्या होगी? माइनस की स्थिति में होगी। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर चलने पर समय में वृद्धि होती है, अर्थात समय प्लस में पाया जाता है। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम पश्चिम की ओर चलें तो समय में विलंब होता है, समय पीछे पाया जाता है या समय में माइनस का संबंध होता है। अब अगर हम बात करें कि वह देश जो पूर्व की ओर स्थित है और इस देश की स्थिति को हम देखें कि यहाँ अगर हम भारत की स्थिति को देखें, ये भारत की स्थिति पाई जाती है, तो भारत का समय इस अंतर्राष्ट्रीय समय से कैसा संबंध रखेगा? तो साथियों, भारत का पहले तो स्थिति होगी समय आगे होगा। आगे होगा तो कितना आगे होगा? जब हम जान चुके हैं 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच पाया जाता है। और इसका मध्यवर्ती जो देशांतर है भारत का मानक समय है, और इस मानक समय को लिया जाता है यहाँ से होकर और इसको कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर है। जो भारत के बारे में आप इतना तो कुछ जानते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर और नैनी गांव से होकर गुजरती है, इसी को भारत का मानक समय कहा जाता है या मानक देशांतर कहा जाता है, मानक यमुत्र कहा जाता है। तो इस 82.5 के साथ भारत का संबंध कैसा होगा? सबसे पहले तो हम देखेंगे आगे होगा या प्लस में होगा। प्लस में होगा तो कितना होगा? 82.5 के लिए हम देखेंगे कि भारत का समय अगर 82.5 तक आगे है तो साथियों हम सबसे पहले देखें 82 डिग्री को। 82 डिग्री को पार करने में, 1 डिग्री को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, तो 82 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा? 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 328 मिनट का समय लग गया। लेकिन फिर भी आधा डिग्री और रह गया। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट का समय और लगेगा। तो ये 2 मिनट का समय अगर आधा डिग्री के लिए हम जोड़ दें, ये हम इधर आधा डिग्री भी लिख देते हैं, 1/2 डिग्री के लिए ये आधा समय और लगेगा। अर्थात 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, तो आधा डिग्री के लिए 2 मिनट का समय लगेगा। तो भारत का समय कितना आगे रहेगा? 330 मिनट आगे रहेगा। 330 मिनट आगे रहेगा। और 330 मिनट को अगर घंटे में तब्दील किया जाए तो ये समय कितना होगा? ये समय साथियों 5.5 घंटे आगे होगा। प्लस में 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा।
ये स्थिति होगी भारत के समय के साथ। तो देशांतर रेखाओं द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। एक बात स्पष्ट होती है कि देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है। जिन देशों का देशांतरी विस्तार अधिक बड़ा होता है, व्यापक पाया जाता है, विस्तृत होता है, उनका एक से अधिक समय कटिबंध होता है। लेकिन जो देश छोटे होते हैं देशांतरों में, उनमें एक समय देशांतर पाया जाता है। जैसे भारत का एक समय देशांतर पाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें कुछ देशों की तो उनका समय देशांतर एक से अधिक पाया जाता है। जैसे यूएसए या रूस की बात करें तो सबसे पहले रूस समय देशांतरों की बात करें तो रूस का समय देशांतर, रूस का समय देशांतर, और यूएसए का समय देशांतर, ये एक से अधिक पाए जाते हैं। याद रखिए, रूस का जो समय देशांतर है साथियों, वर्तमान में जो इसकी स्थिति है ये 13 बताई गई है। अर्थात रूस का जो समय देशांतर है वो 13 समय देशांतर है, 13 समय देशांतरों से लिया जाता है। लेकिन वर्तमान में यूएसए के जो समय देशांतर हैं, जिनको हमने पहले 7 पढ़ा है, लेकिन अब इसकी भी स्थिति है वो 9 समय देशांतरों के मध्य बताई जाती है। 9 समय देशांतर। जब 7 ऑप्शन हो तो आपको 7 ही करना है, और 7 नहीं हो तो आपको 9 करना है। दोनों विकल्प की स्थिति हो तो आपको वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए 9 समय देशांतर करने हैं। आपके जहन में आया होगा सर ये भी बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर भारत की हम बात कर रहे हैं, एक समय देशांतर है, लेकिन हाल ही में भारत के 2 समय देशांतर किए जाने का एक प्रयास किया जा रहा है। अर्थात भारत के भी समय देशांतर 2 होने चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ से और यहाँ तक की, अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, तो भारत का जो देशांतरी विस्तार बनता है वो बनता है 30 डिग्री लगभग। अर्थात देशांतरों में भारत का विस्तार 30 डिग्री पाया जाता है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट का समय लगता है, अर्थात 2 घंटे का विलंब होता है। जब हम अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की स्थिति को पहली बार देखते हैं तो उसके बाद गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्य दिखाई देता है। तो सबसे पहले सूर्योदय भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो सूर्यास्त भी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा। इसके 2 घंटे बाद में सूर्य की उदय स्थिति या सूर्योदय गुजरात में होगा, तो 2 घंटे के विलंब से ही सूर्यास्त की स्थिति होगी। इसके विस्तार को समाप्त करने के लिए भारत में 2 समय कटिबंध निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। उसमें एक समय कटिबंध को लिया गया है कि अगर निर्धारित किया जाए तो एक समय कटिबंध पटना से होकर हो और एक दिल्ली से होकर हो, तो भारत का ये जो अंतराल है, ये समय का जो अंतराल है, कार्य की जो व्यवस्था है, ये समान बनी रहे। इसके लिए जिन देशों का विस्तार भारत से भी ज़्यादा देशांतरों में पाया जाता है, उनमें एक से अधिक समय देशांतर पाए जाते हैं। तो ये समय देशांतरों की जो स्थिति होती है, ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है कि देशांतरों के मध्य समय का विस्तार पाया जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो देशांतर होते हैं वो देशांतर कुल स्थिति में 360 होते हैं। देशांतर है समय का निर्धारण करता है, समय निर्धारण रेखा के रूप में जाना जाता है। देशांतर होते हैं दूरों से दूरों को मिलाकर के खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लंबवत रेखाएं होती हैं, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। जब एक के विपरीत वाले देशांतर को मिला दिया जाए तो स्थिति एक पूर्ण वृत्ताकार होती है। अब देखिए साथियों, हम देशांतरों की सारी चर्चा कर चुके हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं और बिंदु हैं उनके बारे में और चर्चा करते हैं। अब जब हमने देखा कि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये एक देशांतर, अगर हम इसको इस 0 डिग्री से आगे वाले को एक देशांतर माने, इसको आगे वाला एक देशांतर माने, तो यहाँ से हमारे महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर के आएंगे कि अगर हमने 0 डिग्री रेखा जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहें, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कहा जाता है विषुवत रेखा
विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा पर इसके आकार में विस्तार पाया जाता है, अर्थात ये बड़े पाए जाते हैं। देशांतर, जब हम बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा से ध्रुवों की ओर, तो दोनों ही स्थिति में ध्रुवों की ओर चलने पर इनके आकार में कमी होती चली जाती है। अगर हम विस्तार की बात करें तो साथियों देखेंगे भूमध्य रेखा पर इसका जो विस्तार होता है 111.32 किलोमीटर का होता है, और ज्यों-ज्यों हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अंतिम स्थिति अगर ध्रुवों पर बात करें तो 0 डिग्री हो जाती है। ध्रुवों पर देशांतर रेखा 0 किलोमीटर हो जाती है। देशांतर ये जो दूरी होती है, देशांतर ये दूरी कितनी हो जाती है? देशांतरीय जो दूरी होती है वो 0 किलोमीटर हो जाती है। देशांतरीय दूरी, देशांतरीय दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। जब हम बात करें कि यहाँ धीरे धीरे इसके विस्तार में दोनों ही गोलार्धों में जाने पर कमी आती चली जाती है, तो दक्षिणी ध्रुव पर भी ये 0 किलोमीटर की दूरी में आ जाते हैं। अब हम ध्यान देंगे, जब विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर इसकी जो दूरी है ये बड़ी होती है, ध्रुवों पर छोटी होती है, तो 1 डिग्री समान देशांतर के बीच की जो दूरी है इसको गोरे कहा जाता है, गोरे के नाम से जानी जाती है, ये गोरे कहलाते हैं। अब आगे देखेंगे, जब इस प्रकार का जाल अक्षांश और देशांतरों में कुछ इस प्रकार का जो जाल बना होता है, इस जाल को ग्रिड कहा जाता है। अर्थात ये जो जाल बन रहा है इस प्रकार से, इस जाल को जो देशांतर व अक्षांशों के मध्य बनता है इसको ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड कहा जाता है या इसी को कहा जाता है भूरेखा जाल, भूरेखा जाल कहा जाता है। ये थी हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को लेकर संपूर्ण चर्चा। अब ये क्लास मैं अपेक्षा रखता हूँ आपकी समझ में आई होगी। निश्चित रूप से आप इस क्लास को 1 से अधिक बार देखें और इसका लाभ उठाएं। नमस्कार, आज की क्लास के साथ इतना ही, धन्यवाद।